हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग वर्क एंड एनर्जी के इंट्रोडक्टरी पार्ट और टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस हम लोग बनाएंगे जहाँ पे कि सारा थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा लेट ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वर्क एंड इट्स इंट्रोडक्शन। ओके, सो वर्क एंड एनर्जी, द पावर बिहाइंड द मूवमेंट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कैन लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट और हाउ अ कार कैन मूव? तो बच्चों, कभी आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया है कि कैसे एक कार मूव करता है, कैसे हम इतने हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं? तो ऐसा बस ये नहीं है कि यही दो एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हम लोग किसी चीज को कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे बल्ब ग्लो करता है, कैसे एक बैटरी चलता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है या बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे मन में है, उस सारे क्वेश्चन का जवाब हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो एक चीज आप लोगों को मैं याद दिला देता हूँ। जब हम लोग मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे, तो न्यूटन ने जो तीन लॉज दिए थे, वहां पे सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ में हमने एक चीज डिस्कस किया था कि कोई भी चीज जब मूव करता है, कोई भी चीज जब मूव करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? इट्स द फोर्स। सो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, so we need to apply a force externally, so external force we need to move any object। तो आप इस पॉइंट को आप लोग याद रखना बच्चों कि कोई भी चीज को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए फोर्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हो, कोई भी चीज को लिफ्ट करने के लिए या कार को मूव करने के लिए पहली बात तो हमें फोर्स चाहिए। नाउ द पॉइंट इज दैट कि फोर्स काम कैसे करता है। सो ये जो ऑब्जेक्ट को मूव करने की बात कर रहे हैं या कार को मूव करने की बात कर रहे हैं, सो ये सब किसके वजह से हो पाता है? इट्स ऑल थैंक्स टू वर्क एंड एनर्जी। सो इन दिस चैप्टर we will learn about these two important concepts and how they work together to make these things happen. Okay, so बच्चों, what is work? So work, okay, let me tell you one thing. Work, in terms of our day-to-day life, the definition of work is different. But in the science, in physics, you can say, हम फिजिक्स में वर्क को अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कंप्लीटली फिजिक्स के बेसिस में। अगर हम बात करेंगे कि काम क्या हुआ, हम देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग सपोज कुछ सुन रहे हैं, एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम कुछ ना करते हुए बैठे बैठे थक जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं जहाँ पे कि हम लोग बिना कुछ किए भी हम थक जाते हैं। मतलब हम कुछ वहां पे हम बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, हालांकि हम किसी चीज को यहाँ से एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग उस जगह पे थक जाते हैं। तो जो वर्क होता है इन टर्म्स ऑफ डे टू डे लाइफ, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट in when we discuss about the work in terms of physics। तो वर्क होता क्या है बच्चों? तो फिजिक्स में वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर वो डी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? Force into displacement। So here W is the work done, F is the force and D is the displacement। Sometimes question में asked in the examination and question इस तरह से पूछा जाता है बच्चों कि वर्क जो है, वर्क किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, वर्क जो होता है वो अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंड ये है कि वर्क जो है ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज
याद रखना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच एंगल कितना है, जिसको हम बोलते हैं थीटा. So work depends upon the force, displacement and angle between them, that is called theta. So these are the two factors or three factors on which work is depend upon. So next point is the SI unit. Remember the SI unit of work is joule. SI unit is work is joule, or you can say Newton meter. Okay, and one more thing, it is a scalar quantity. It is a स्केलर क्वांटिटी. नाउ माय क्वेश्चन इज, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि स्केलर क्वांटिटीज होते क्या हैं और उसके दो एग्जांपल. स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जिनको भी याद है स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. So next we are going to discuss the types of work done. So बच्चों, there are three main types of work done on the basis of relation between force and displacement. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके जनरली हम लोग जो वर्क है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहला होता है पॉजिटिव वर्क, नेक्स्ट होता है नेगेटिव वर्क एंड थर्ड होता है जीरो वर्क. सो वर्क डन आर ऑफ थ्री टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. किसके बेसिस पे हमने ये डिवाइड किया है बच्चों? हमने ये डिवाइड किया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके मैग्नीट्यूड और इनके डायरेक्शन, इनके बीच के एंगल को लेके हमने तीन तरह के फोर्स को डिस्कस किया है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फोर्स, सो द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क. So when a work done is said to be positive, when the force and displacement are directed along the same direction. When the force and displacement both are directed along the same direction, that is called positive work. So in this condition, the work done, the angle between them is 0 degree, where W is the positive work done. तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों? अगर हम किसी कार्ट को या किसी चीज को पुश कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग पुश कर रहे हैं या जो मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क. सो पॉजिटिव वर्क होता क्या है कि किसी भी केस में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव वर्क. मोस्टली इन आवर डे टू डे लाइफ जितने भी वर्क हम लोग देखते हैं, जितने भी काम हो रहे हैं बच्चों, ये सब किसके वजह से होते हैं? मोस्ट केसेस में ये पॉजिटिव वर्क होते हैं. ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों. तो जिनको भी पता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके अलावा और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्क में. तो हर वर्क डन का डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे. दूसरा, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आप इसको याद रखेंगे. उसके साथ साथ उसके बीच का जो एंगल हर तरह के वर्क डन का एक एक एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क. सो व्हाट इज नेगेटिव वर्क? व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट in opposite direction. When the force and the displacement are directed along opposite direction, that it is called negative work. So in this condition the angle between them is 180 degree. So whenever the force and displacement are directed in opposite direction, the angle between them is 180 डिग्री. अब यहाँ पे क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों? एक चीज मैं बताना भूल गया बच्चों कि जो भी वर्क होता है, वर्क करता कौन है? हु डज द वर्क? ऑलवेज रिमेंबर, फोर्स डज द वर्क. हम फोर्स के बेसिस पे वर्क डन को डिवाइड कर सकते हैं. क्या ये पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है या जीरो वर्क है? तो ये जो वर्क होता है ये करता कौन है? हु डज द वर्क? ऑलवेज रिमेंबर,
force does the work. It may be any force, it may be muscular force, it may be any machinery force, or it may be any other type of force like gravitational force, magnetic force, any force. It may be any force. Always remember, force does the work. Okay, so in case of negative work, the force and the displacement are directed opposite to each other, in which the angle between them is 180 degree. So in this condition, the work done by the force is called negative work. What would be the example? When a person lifting a heavy object against gravity, कोई भी चीज को अगर हम ऊपर उठाएंगे तो फोर्स ऑब्वियसली डाउनवर्ड एक्ट होगा, जो ग्रेविटी होता है। तो ग्रेविटी जो डाउनवर्ड एक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर मूव करवाने की कोशिश करें, डेफिनेटली इसके अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं, तो इस केस में इसे कहा जाता है नेगेटिव वर्क। तो आप लोग एक चीज याद रखना, यहाँ पे उसका डेफिनेशन याद रखेंगे, उसका डायरेक्शन याद रखेंगे, एंगल बिटवीन देम याद रखेंगे, और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। और एक चीज याद रखना, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, सो फ्रिक्शन जो काम करता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है ओपोजिंग नेचर का होता है और हर मूवमेंट को ही ओपोज करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग शायद वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत लग रहा है बच्चे, इतना सारा एडिटिंग, ये सब चीजें रिसेंटली मैं अभी सीख रहा हूँ कैसे कैसे एडिटिंग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट तरह के वर्क में। नेक्स्ट है हमारा जीरो वर्क। अभी जीरो वर्क क्या है? जीरो वर्क क्या होता है बच्चों? व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कौन से कंडीशन में हम जीरो वर्क बोलेंगे? देखो बच्चों, पहला चीज ये है कि जीरो वर्क एक ऐसा कंडीशन है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। जीरो वर्क डजंट मीन कि कुछ काम नहीं हुआ है। अब यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा कब? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डायरेक्टेड perpendicular to each other. When the force and displacement are perpendicular to each other, then it is called zero work done. So in this case, theta angle between force and displacement is 90 degree. As you can see, this is 90 degree. So what would be the example? A person carrying a suitcase horizontally across a room. अगर एक पर्सन एक सूटकेस को पकड़ के हॉरिजेंटली चल रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा डाउनवर्ड होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा जीरो। ओके, और एक चीज आप लोग याद रखना, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? हमेशा अलोंग द टेंजेंट। और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस केस में जब वर्क डन होता है बच्चों, वो हमेशा जीरो होता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि जब एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है ऑर्बिट में और उसके बाद उसका वर्क डन जीरो होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, जो सैटेलाइट होता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है। बट जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है उसके सर्कुलर मोशन के लिए, वो सेंटर की तरफ होता है, जिसकी वजह से उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। सो जो वर्क डन होता है वो हो जाता है जीरो जूल। अब यहाँ पे एक चीज ये आता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, एक गेम है, आप लोगों को पता होगा, टग ऑफ वार। टग ऑफ वार में दो टीम होते हैं, ए और बी। मान के चलो दोनों एक रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो लाइन क्रॉस करवा ले पहले, सबसे पहले वो हो जाता है विनर। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर ए टीम मैच जीत जाता है, अगर ए टीम टग ऑफ वार जीत जाता है, विनर होता है, तो उसका वर्क डन क्या होगा? और बी जो हार जाता है उसका वर्क डन क्या होगा? तो एक चीज याद रखना बच्चों, जो टीम जीत जाता है, जो टीम जीतता है उसका वर्क डन होता है हमेशा पॉजिटिव। ओके, और जो टीम हारता है उसका वर्क डन हमेशा होता है नेगेटिव।
तो ये दो चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में और टाइप्स ऑफ एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आप चाहते हो कि और वीडियोस इस तरह के आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बार को ऑन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।